हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। तो यह वीडियो अध्याय 7 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो होगा। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या मुख्य चीज़ें हैं और अधिकतर एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। तो जैसे कहीं पर भी कोई बिंदु है, वह किस स्थान पर है, उस स्थान का निर्धारण करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। मान के चलो हमारे पास कोई टेबल है, उसमें कोई लैंप रखा हो या कोई डस्टर रखा हो या कोई भी चीज़ रखी है, तो वह उस टेबल में किस जगह पर है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों ने 9th में बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। तो सेम वही है, बस हमको उसके आगे इसमें पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पर इसके उपयोग दिया है। हम बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि जो मैथ्स में है इनका उपयोग कहाँ होता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स के बिना हम कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे समुद्री परिवहन होता है, समुद्री जहाज जो चलते हैं समुद्रों में, तो वह किस जगह पर चल रहे हैं, इसका हमें यदि अंदाज़ा लगाना हो तो हम इसका भी निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके लगाते हैं। जैसे भूकंप आया है कहीं, तो उसका केंद्र कहाँ पर आया है, उस केंद्र का पता लगाने के लिए भी हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सभी जगह में लगभग यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं मेन चीज़ें इसमें हैं क्या। तो सबसे पहले तो एक निर्देशांक ज्यामिति की हम परिभाषा देख लेते हैं। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। कहीं पर भी यदि कोई बिंदु है तो उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। हमने 9th में ये निर्देशांक ज्यामिति के लिए 2 अक्षों का प्रयोग करना सीखे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 अक्ष हैं हमारे पास, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। x अक्ष को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 9th में पढ़े हुए हैं, बस हमें इसका एक बार रिवीजन करना है। देख सकते हैं इसमें x अक्ष में दोनों तरफ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होती है, यानी कि बीचों बीच में देखोगे एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के लेफ्ट और x अक्ष में ऋणात्मक संख्या होती है और मूल बिंदु के राइट और प्लस में संख्या होती हैं। इसी तरह से y अक्ष में भी 2 साइड होते हैं, ऊपर की ओर धनात्मक संख्या होगी और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या होती है। आप देख सकते हैं इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसे 4 चतुर्थांश होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के यहाँ पर मैंने दिया है। और हमेशा पहला मान x का देखते हैं और सेकेंड मान y का देखते हैं। जो x का जो निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं और y का जो निर्देशांक होगा उसे कोटि बोलेंगे। ये एग्जाम में पूछता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, 0 0। तो इसको हम एक बार कॉपी में भी नोट करेंगे। तो x निर्देशांक को हम भुज बोलेंगे और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। मान के चलो यहाँ पर ये x अक्ष, यहाँ पर एक बिंदु है तो उसके क्या निर्देशांक होंगे। तो ये तो x अक्ष में है तो y वाला मान तो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए y का मान 0 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं x अक्ष के निर्देशांक यहाँ पर हो जाएंगे x 0, y वाला मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ ले y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक यहाँ पर x वाला मान तो नहीं रहेगा, क्योंकि y अक्ष वाला पूछा है तो x वाला मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो y वाला पूछा है तो y हमेशा सेकंड में आएगा, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 y। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें एक चीज और, ये ऑब्जेक्ट में पूछता है 2 चर वाले समीकरण का आलेख कैसा या किस प्रकार का होता है, यह खालिस्तान में जाएगा। तो 2 चर वाले समीकरण का आलेख हमेशा सरल रेखा वाला होगा, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक ये मेन चीज आ रहा है, 2 बिंदु दिए रहेंगे और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा। तो हम बिंदु, पहले वाले बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक मान लेंगे x2 y2।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तब इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, रूट के अंदर यानी करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और इससे हमें प्रश्न भी हल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हो गया, लेकिन यदि बिंदु मूल बिंदु में है, एक बिंदु मूल बिंदु पर है और एक बिंदु अलग से दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी निकालना हो तो मूल बिंदु के तो निर्देशांक हमें पता ही है 0 0 होते हैं और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों के बीच की यदि हमें दूरी निकालना हो तो अब हम उसके लिए एक सूत्र है अलग से, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। इसमें x1 y1 अलग से नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी सेम इसी से निकला है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है और मूल बिंदु से यदि किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और यदि ये फॉर्मूला याद ना हो तो इसी से हम ये वाला भी मान निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ जब हम आगे प्रश्नावली करेंगे तो दो चीजें यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगी, संरेखी और समदूरस्थ। अब संरेखी क्या होता है, जितने भी बिंदु होंगे सभी एक ही रेखा में होंगे तो वैसे बिंदुओं को हम संरेखी कहते हैं, ये हमने 9th में भी पढ़े हैं। अब समदूरस्थ क्या होता है ये भी हमने पढ़े हैं। समदूरस्थ का मतलब यदि दो बिंदु हैं, जैसे ये दो बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर होंगे, तो समान दूरी पर हैं तो इसका मतलब सीधे से नाम से भी हम समझ सकते हैं समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हों, तो बिंदु समान दूरी पर होंगे तो समदूरस्थ। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, विभाजन सूत्र लिखिए। तो विभाजन सूत्र का मतलब है जैसे दो बिंदु हैं हमारे पास A और B और इनके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु P है, ये बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है और भी आजू बाजू में भी हो सकते हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 और बीच में यहाँ पर कहीं पर भी एक बिंदु आ जाएगा P, उसके निर्देशांक को हम x और y मान ले रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच में यदि कहीं पर एक बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये ज्ञात करना हो तो हम विभाजन सूत्र से उसको ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे A से P तक में जो दूरी रहेगी उसको हम मान लेंगे m1 और P से B तक के बीच की दूरी रहेगी उसको m2। तो ये अनुपात रहेगा हमारा m1 अनुपात m2, ये अलग से दिया रहेगा। तो बिंदु P के निर्देशांक देखेंगे, जो P है इसके निर्देशांक यानी कि x का मान और y का मान। x का मान देख सकते हैं, इसका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर जो m1 m2 है ये यहाँ पर अनुपात है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और सेम वैसे ही y का भी यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के बटे m1 प्लस m2। ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट करते चलें, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो जब हमें अनुपात दिया था वो पढ़े हमने। अब इसके बाद जब यदि हमें अनुपात ज्ञात करना हो, बाकी दो इसके भी निर्देशांक हमें दिया हो, बाकी A और B जो दो बिंदु थे उनके भी निर्देशांक दिया हो, लेकिन यदि हमें अनुपात ना दिया हो, अनुपात जब हमें ज्ञात करना हो तब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अनुपात K अनुपात 1 है, ऐसा हम इसको मान लेते हैं और फिर वही वाले फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। जहाँ m1 अनुपात m2 आता है उसकी जगह K अनुपात 1 रख देते हैं। तो सेम वही निर्देशांक है। x का यहाँ पर हो जाएगा k x2 प्लस x1 पूरे के बटे k प्लस 1। इसी तरह से y वाला हो जाएगा k y2 प्लस y1 पूरे के बटे k प्लस 1। तो सेम उसी तरह से है, आप लोगों को इसको याद करना है अच्छे से और इनको तो कॉपी में नोट करते चलें, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब जैसे यदि आ गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक, यदि दो बिंदु हैं और ये बीचों बीच में, सॉरी मूल बिंदु नहीं मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी जैसे दो बिंदु है और उनके बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु है और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो। तो अनुपात देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी सेम रहेगी, मतलब दोनों अनुपात सेम रहेंगे, इसलिए अनुपात हम यहाँ पर 1:1 मान लेंगे। तो 1:1 रहेगा तो m1 m2 यहाँ से हट जाएगा, बाकी दोनों चीजें आएंगी। तो यहाँ पर x के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 पूरे के बटे 2 और जो y है y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 पूरे के बटे 2, जब मध्य का बीच का बिंदु निकालना हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके आगे हमें कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये हमें प्रश्नावली में एक एक सवाल ही है बस इसके।
यानी कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इससे सिर्फ एक सवाल है, और समलंब चतुर्भुज से ये सिर्फ एग्जाम्पल में है इसका एक सवाल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसे भी आप नोट करेंगे। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब, तो इसको भी आप लोगों को याद करना है। वैसे इससे सवाल नहीं है, इसका एक और फॉर्मूला है, उससे इस प्रश्नावली में सवाल है। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो इसे भी आप कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं जो 13वां नंबर का पॉइंट है, इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे, जैसे ए बी सी ऐसे मान के चलो 3 शीर्ष हैं त्रिभुज में, तो उसके निर्देशांक हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमको दिए रहेंगे। अब हमको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तब उसके लिए ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद करना है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, और इससे एक प्रश्नावली भी है 7.3, तो ये भी हमें करना है। इस बार यानी कि सत्र 2020-21 में ये वाली प्रश्नावली हटा दिया गया है, ये आप लोगों को नहीं पूछेगा, अभी मैं और बता दूंगा इसके बारे में। और यदि 3 बिंदु संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होंगे, एक ही रेखा में होंगे। जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु होंगे तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को नोट करना है कॉपी में, ये इनसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे और सवाल भी हमें हल करना है। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली में, इनमें हमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7.1 में आ गए हैं। तो ये इसको करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक उदाहरण है, उदाहरण 4, ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और इससे सेम टू सेम एक सवाल आगे पर प्रश्नावली में है। तो उदाहरण 4 आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। 7.1 से आप लोग प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 भी आप तैयार कर लेंगे, और यहाँ से प्रश्न नंबर 3 और 4, ये जो प्रश्न नंबर 5 है ये तैयार नहीं करना है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। और यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, और इस तरफ से आप लोग 7, 8 और 10 ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बस तैयार करेंगे। बाकी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में नहीं आते हैं, ये इन क्वेश्चनों के अलावा। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे जो पेज नंबर 180 है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 उदाहरण हैं, उदाहरण 6 और उदाहरण 7। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। और ये वाले सवालों के सेम सवाल प्रश्नावली में भी हैं, तो उनको भी देखते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्नावली है 7.2, तो इसमें आप लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अच्छे से तैयार करेंगे। और इस तरफ से आप लोग 4, 7 और 8 ये क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, अब जो 7.3 है वो इस वर्ष जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रश्नावली हटा दिया गया है। इसका मतलब आप लोग 7.3 पूरी यहाँ से स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए यदि मैं बता दूं तो इसमें आप लोग प्रश्न नंबर 14 और जो प्रश्न नंबर 1, 2 और 4 ये अधिकतर एग्जाम में आता है। तो इस वर्ष तो ये प्रश्नावली ही हटा दिया गया है, तो आप लोगों को इसे नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी को समझना हो तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद में यहाँ पर वीडियो के लास्ट में IMP PDF भी इसमें अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने PDF दिया है ये अध्याय 7 का IMP वाला PDF है। इसमें आप 7.3 को स्किप कर दें, ये इस साल नहीं पूछा जाएगा। और यदि ये IMP PDF आप लोगों को चाहिए तो इसमें भी मेरा WhatsApp नंबर मेंशन है, और मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी WhatsApp नंबर मेंशन किया है, तो आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं ये IMP PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।